Pittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा पे सेकंड लेक्चर है फॉर क्लास +2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और उसकी वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो आप उस लेक्चर को पहले देख लें तो आपको बेसिक डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये लेक्चर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो काफ़ी कुछ है, बेसिक डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो आपका 10th चैप्टर है +2 क्लास का, उसकी 10.2 एक्सरसाइज है, उसके काफ़ी क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कि हमने वेक्टर पढ़ लिया था क्या होता है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनको हमने ऐड कैसे करना है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉ हैं। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ और सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है हमारे पास कि इफ़ टू वेक्टर्स are represented by the two sides of a triangle taken in order। ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर हम O से लेके A तक ले रहे हैं, O से स्टार्ट करके A तक ले रहे हैं, तो जहाँ पर पहला वेक्टर ख़त्म हुआ है दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब जहाँ पर पहला वेक्टर हमारा ख़त्म हुआ है A पर, तो दूसरा वेक्टर A से स्टार्ट होना चाहिए। तो वो दूसरा वेक्टर कहाँ ख़त्म हुआ जाकर B पर। तो उनका जो सम आएगा, देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा, थर्ड साइड आएगी ट्रायंगल की, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। मीन्स जो ऑर्डर चल रहा था उस ऑर्डर में नहीं लेना। ऑर्डर कैसे चल रहा था हमारा, O से हम गए A पर, A से गए B पर, तो अब B से O पर नहीं जाना, ऑपोजिट ऑर्डर लेना है। ऑपोजिट मीन्स O से B की तरफ जाना है हमने। तीसरी साइड आएगी और उसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑपोजिट आएगा, तो O से लेके B। हमने लिखा है कि अगर O A साइड है उसको A वेक्टर माना है, A B साइड है उसको B वेक्टर माना है, देन द वेक्टर OB, जो OB वेक्टर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो OB वेक्टर क्या आएगा, OA प्लस AB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे चैप्टर में इसको यूज़ करेंगे। O से हम गए A तक, A से गए B तक, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन गया, O से B। तो जो OB वेक्टर है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि O से A से B, तो बचा क्या, फर्स्ट और फोर्थ OB वेक्टर बच गया हमारे पास। तो वो क्या आया, A और B के टोटल के इक्वल आ गया। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है हमारे पास कि इफ टू वेक्टर्स A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर A और B दो वेक्टर्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पे। तो ये जो दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, एक A है वेक्टर, एक B है। ठीक है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स जो जिनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड है जो साइड्स के इक्वल है, डायरेक्शन है जो दी हुई है हमारे पास, ये एरो बने हुए हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा A प्लस B। और किसके इक्वल आएगा, वो आएगा जो हमारे पास डायगनल है। अब पैरेललोग्राम के दो डायगनल्स होते हैं, तो कौन सा डायगनल आएगा, जो कि इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करेगा, डायरेक्टेड अवे। जैसे इस पॉइंट से दूर की तरफ डायरेक्शन जाएगी, और ये वाला जो हमारा डायगनल आएगा, अगर हम इसको नाम देते हैं पैरेललोग्राम को ABCD, तो जो वेक्टर्स थे हमारे वो AB और AD थे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो AC वाला डायगनल आएगा, A से C तक। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन पॉइंट में से पास करता है वो वाला डायगनल हमारा आंसर आएगा। ये था पैरेललोग्राम लॉ। और एक चीज़ आप नोट करोगे कि द टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो ये दोनों सेम ही लॉज हैं, चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाओ चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ,
ए की बिल्कुल सेम थिंग है ये, तो आंसर भी सेम आएगा और बात भी एक ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर ही यूनिट वेक्टर्स के बेस पे डिफाइन करेंगे हम। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, तो जब हम 3D में पढ़ेंगे, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें 3 एक्सिस हैं। तो उसमें मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस हालांकि हमने प्लेन में बनाया, बट जेड एक्सिस जो होता है वो प्लेन में नहीं होता, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगा, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। और ये सारे के सारे एक्सिस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, तीनों के बीच में जो एंगल्स हैं, ये 90 90 90 के एंगल्स हैं। तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो लेट अस टेक द पॉइंट्स। हमने पॉइंट लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया A 1 0 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। वाई एक्सिस पे पॉइंट लिया B 0 1 0 और जेड एक्सिस पे पॉइंट लिया C 0 0 1, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब जिस ऑर्डर में पॉइंट्स हैं उसी ऑर्डर में एक्सिस हैं। तो क्लियरली हमारे पास OA की लेंथ कितनी है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ तक 1 है, तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आई, 1 आई। OB की लेंथ भी 1 है, OC की लेंथ भी 1 है, तो तीनों की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है और इक्वल टू 1 है। तो ये जो वेक्टर्स हैं हमारे पास OA, OB, OC, ये 3 वेक्टर्स हैं, तीनों की लेंथ 1 1 है, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस के अलोंग हैं। कौन कौन से, एक ओ एक्सिस, ओ एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस मीन्स एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो जो ओ ए वेक्टर था वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो ओ बी था वो वाई एक्सिस के अलोंग है और जो ओ सी था वो जेड एक्सिस के अलोंग है। और इनको हम डिनोट करते हैं आई, जे और के से। तो आई, जे, के सीरियल ऑर्डर में है, एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। तो अब हम डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो वेक्टर जो पॉइंट की पोजीशन को बताए। ठीक है, प्लेन में कहीं पर एक पॉइंट है, तो जो वेक्टर उस पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P क्या है, इज ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होगा, ओरिजिन होगा। पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन, ऑलवेज। ओके, और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, क्योंकि P का पोजीशन वेक्टर है तो टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट P होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसको हम डिनोट करते हैं OP से। तो जो एरो है, एरो हमारा P की तरफ है, O से लेके P की तरफ। तो अब हम पता करते हैं कि पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं। पहले 2D में निकालेंगे, 2 डायमेंशनल में, जिसमें 2 ही एक्सिस हैं, फिर हम 3D में निकालेंगे। तो पहले हम 2D की में बात करें। हमारे पास मान लो एक पॉइंट है PXY, एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो P से हमने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे x, 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 होगी। और हमने मान लिया कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i, और y एक्सिस के अलोंग क्या होता है, j। अब OA की लेंथ कितनी है, OA की लेंथ है x। तो जो OA वेक्टर आएगा, ठीक है, तो वेक्टर क्या बन जाएगा, लेंथ उसकी x है, यूनिट वेक्टर i है, तो OA वेक्टर क्या बन जाएगा, हमारा xi बन जाएगा। सिमिलरली जो AP वेक्टर है, AP क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी तरफ भी जो यूनिट वेक्टर आएगा वो जे ही आएगा, यूनिट वेक्टर जे ही आ जाएगा। जे आएगा तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी है y। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा yj। ठीक है, तो AP आ गया yj। तो अब हम अगर ट्रायंगल देखें, OAP ट्रायंगल में हम ट्रायंगल ला लगाएं, जो अभी हमने पढ़ा है। तो ट्रायंगल ला क्या होता है, OA और AP का सम क्या आ जाएगा, थर्ड साइड आएगी ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब OP आ जाएगी। तो OA है xi, AP है yj,
तो OP हमारा वेक्टर किसके इक्वल आ गया, xi प्लस वाई जे, और इस OP को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ PXY। तो ये क्या है, xi प्लस वाई जे, ये हमने फाइंड किया है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन 2 डायमेंशनल। अभी हम फाइंड करेंगे 3 डायमेंशनल में, तो इसी को हम यूज करेंगे और 3 डायमेंशनल में फाइंड करेंगे। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन 3D। तो इसमें 3 एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन को आपको यूज करना पड़ेगा कि डायग्राम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, O हमारा ओरिजिन है, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स लिए x 0 0। तो जो हमारा OA वेक्टर आ जाएगा, OA वेक्टर वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा xi। ओके, तो y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया B, ठीक है, और y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, j। तो लेंथ इसकी y है, तो OB वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा yj। ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ z की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, k। तो OC वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा zk। तो अब देखो, इन ट्रायंगल OBD, यहाँ से हम इसको O और D को ज्वाइन कर देते हैं, तो OBD ट्रायंगल बन गया। तो OB प्लस BD, OB प्लस BD क्या आएगा, थर्ड साइड OD के इक्वल आ जाएगा। और हम OB प्लस BD था, BD जो साइड थी वो OA के इक्वल है, तो BD की जगह पे हमने क्या लिख दिया, OA लिख दिया। और अब वैल्यूज पुट कर दी, OB की वैल्यू क्या थी, yj, और OA की वैल्यू क्या थी, OA की वैल्यू थी xi। तो यहाँ से OD वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, जो कि yj प्लस xi के इक्वल आ गया, जो कि हमने 2D में फाइंड किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आंसर आ गया। अब हमने ट्रायंगल ली ODP, P को हमने ज्वाइन कर दिया O के साथ, तो ये ODP ट्रायंगल बन गई। ODP ट्रायंगल में आप OD प्लस DP, OD प्लस DP लोगे तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड पे जाता है, सेकंड से थर्ड, तो ये लास्ट फर्स्ट और फोर्थ बचते हैं हमारे पास, तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, OP। तो OP क्या होगा, ट्रायंगल ला लगाया तो OP बनेगा OD प्लस DP। OD की वैल्यू पुट करेंगे, पर DP जो वेक्टर है, DP वेक्टर OC के इक्वल है, OC और DP देखो ध्यान से, दोनों ऊपर को जाते हैं, दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो DP की जगह पे हमने क्या लिख दिया, OC लिख दिया। तो OD क्या आ गया, yj प्लस xi, जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो पुट कर दी, और OC की वैल्यू क्या थी, zk। तो OP वेक्टर क्या आया हमारा, xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अगर हम P को नॉर्मली, जो पोजीशन वेक्टर है P वेरिएबल पॉइंट है, तो हम OP को नॉर्मली R से डिनोट करते हैं, अगर वो वेरिएबल पॉइंट है हमारा तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अब हम पोजीशन वेक्टर, तो हमें पता चल गया कि अगर कोई पॉइंट प्लेन में दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें पता करना है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, P1 दिया हुआ है x1 y1 z1 और P2 दिया हुआ है x2 y2 z2, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो हमें फाइंड करना है P1 P2 वेक्टर, जो इन दोनों को जोड़ के बना है। तो मैंने O को P1 से जोड़ दिया, O को P2 से जोड़ दिया, तो ये OP1 और OP2 क्या आ गए हमारे पास, P1 और P2 के पोजीशन वेक्टर्स आ गए। तो OP1 क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर हमें पता है x1i y1j z1k बनेगा। OP2 का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, P2 का OP2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x2i y2j z2k। ओके, तो अब हम ट्रायंगल ला लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ला क्या होता है, P1 P2 हमारे पास क्या आता है, वो बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। ठीक है, तो ये सीधा ही आप रिजल्ट यूज कर सकते हो, तो या फिर ट्रायंगल ला लगाओ, दोनों एक ही बात है। तो O ट्रायंगल ला लगाते हो तो OP1 प्लस P1 P2 किसके इक्वल आता है, OP2 के इक्वल आता है। तो यहाँ से P1 P2 निकालोगे तो ये बनेगा OP2 माइनस OP1, तो इसको हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर P1 P2 वेक्टर आप निकाल रहे हो तो वो क्या बनेगा, P2 का पोजीशन वेक्टर माइनस P1 का पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर AB वेक्टर लिखा होता है, तो हम इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पहले जो एंड वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A स्टार्टिंग वाले पॉइंट का। तो इसको याद रखना है रिजल्ट को। तो P1 P2 हमारे पास आ गया, यहाँ पर हमने OP2 की वैल्यू पुट कर दी और OP1 की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स को माइनस करके IJ के साथ में लेके, लेकिन ये उसकी डेरिवेशन है कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो कैसे बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है मैंने, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो हमें P टू Q, PQ वेक्टर फाइंड करना है। तो मैंने P पॉइंट है तो OP P का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तो 2i 3j 0k बन गया। Q पॉइंट दिया हुआ है तो Q का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया। और PQ वेक्टर क्या आएगा, तो अब हमने डायरेक्ट उसको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताया था वो रिजल्ट हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर दिया। तो ये क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पहले लास्ट वाला पॉइंट आता है, बाद में पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, उसको माइनस कर दिया, तो सॉल्व करके हमारे पास वेक्टर बन गया। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कि जब हमारे पास वेक्टर बन जाता है तो वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं उसके। तो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है कि R एक वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, बी एनी वेक्टर, ठीक है। तो इसके दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, एक होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या है xi, जो i क्या था, यूनिट वेक्टर था अलोंग एक्स एक्सिस, तो इंक्लूडिंग i जो वेक्टर बनता है उसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। फिर वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, वाई जे आ जाएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा जेड के। और स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, आई जे के तो डायरेक्शंस बताते हैं, स्केलर में डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग वाई आ जाएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जेड आ जाएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे कि 2i प्लस 3j माइनस 4k है, तो इसका स्केलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा 2, वाई के अलोंग आएगा 3, और जेड के अलोंग आएगा -4। और अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं तो 2 के साथ i आ जाएगा, 3 के साथ j आ जाएगा, 4 के साथ k आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल नाम से क्लियर है कि बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो हमने फर्स्ट वीडियो में भी इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन को पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या लिखा था कि इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। बट वो डेफिनेशन हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, मैथ्स में हम क्योंकि ना तो एज सच हमें डायरेक्शन दी है, ना एज सच मैग्नीट्यूड है हमारे पास, हमें तो दो वेक्टर्स दिए हैं। तो फिर मैथ्स में दो वेक्टर को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स a एंड b आर इक्वल, ठीक है। तो अगर a और b इक्वल वेक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो जब हम यहाँ पर कंपोनेंट्स लेते हैं तो स्केलर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वेक्टर लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था, a का था x, b का था 2, तो x 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली 2y के इक्वल आ गया, और z 1 के इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, कि जो हमें वेक्टर दिया हुआ है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ कैसे फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास वेक्टर दिया है a, तो इसकी लेंथ होती है कि
जो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स थे तीनों का स्क्वायर करना है हमें और उसका अंडर रूट कर देना है ऐड करने के बाद। और लेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, मॉडुलस से। ठीक है, तो मॉडुलस से, और समटाइम्स हमने बात की थी इसको किससे डिनोट करते हैं, सिंपल ए से भी लिख लेते हैं हम इसको। तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आता है +2 में, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बेसिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेथड टू फाइंड यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया था कि जो वेक्टर है उसको उसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये वेक्टर दिया है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो जैसे एग्जांपल है, ये जो है ये हमारी 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। ठीक है, +2 क्लास की जो एनसीईआरटी है 10.2 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो जो ऊपर मेथड लिखा है ना, तो ए हमारे पास वेक्टर है i + j + 2k, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, x जो हमारे x के एक्सिस की अलॉन्ग स्केलर कंपोनेंट है 1, उसका स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/√6 i + 2j + k। और ये 10th क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का ही, कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, बट हमें क्या दिया है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। और जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका तो 1 होता है। तो गिवन वेक्टर क्या है हमारे पास, उसको हमने नाम दे दिया a। और मान लो जो वेक्टर हमें फाइंड करना है वो b है, तो b वेक्टर किसके इक्वल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो b वेक्टर किसके इक्वल है, 8 टाइम्स a कैप। a कैप क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन, जो वेक्टर हमें दिया है उसकी डायरेक्शन, और 8 क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो 8 टाइम्स होना चाहिए, उसका यूनिट 8 यूनिट होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो b क्या आ गया, 8 a कैप। तो a कैप तो हमने ऊपर फाइंड किया ही है, a कैप हमें फाइंड करना आता है, सेम उसी मेथड से a कैप फाइंड करो और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा b वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी 10.2 के ही क्वेश्चंस हैं, तो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं हम उनको देखते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहते हैं कोई ऐसे दो वेक्टर लिख के बताओ जिनका वेक्टर तो डिफरेंट हो, वेक्टर सेम ना हो, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम आए। तो हमने कहा कि ऐसे तो भाई इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल वेज हैं। कारण देखो, हमें पता है a और -a क्या होता है, मान लो ये a वेक्टर है, ठीक है, ये a वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, इस तरफ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। तो इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, दोनों का सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब ये वेक्टर सेम है नहीं। तो वेक्टर डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड इनका क्या है, सेम है। तो ऐसे तो हम इनफाइनाइट वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी a वेक्टर लोगे तो उसके साथ जो उसका -a आएगा वो क्या होंगे, दोनों हमेशा डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे। ठीक है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो मैंने यही आपको बताया कि वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड फॉर एनी वेक्टर, तो आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी दे दिया कि अगर a वेक्टर हम सपोज कर लें कि a वेक्टर है हमारे पास i - j + k, तो b वेक्टर आप क्या ले सकते हो, -a ले सकते हो, मीन्स -i + j - k। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया उसका। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो डिफरेंट वेक्टर लेने हैं आपने, वेक्टर अभी भी सेम नहीं लेने, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मान लो हमने एक वेक्टर ये ले लिया, एक उससे बड़ा वेक्टर ले लिया, डायरेक्शन सेम हो गई, तो ऐसे कितने वेक्टर्स ले सकते हैं, तो ये भी हम इनफाइनाइट वेक्टर्स ले सकते हैं। तो एक सिंपल वे मैंने बताया आपको कि अगर हम a और k टाइम्स a ले लें, ठीक है, a कोई वेक्टर लें, k आप कोई भी रियल नंबर लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि अगर k नेगेटिव लोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी।
तो k क्या करना है, आपने पॉजिटिव लेना है। तो a जैसे a के साथ एक 2a ले लिया या 3a ले लिया या 4a लिया, कोई भी ले लो, तो वो दो क्या आएंगे, हमेशा डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी। तो एज ए पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो a हमारे पास वेक्टर है i + j + k और b को हमने मान लिया 2 टाइम्स a। तो a और b क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, 10.2 के ही क्वेश्चंस हैं ये दोनों। तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट क्या है उसका 2 1 है और टर्मिनल पॉइंट है -5 7। तो हमें करना क्या है, कंपोनेंट्स फाइंड करने से पहले वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स दिए हैं तो हम उनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i + j। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, -5i + 7j। तो वेक्टर पी क्यू क्या होता है, वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर पुट कर दिया, पी का पोजीशन वेक्टर और माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास। ये बन गया वेक्टर पी क्यू। अब इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो पहले स्केलर कंपोनेंट लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, -7 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 6। तो वेक्टर कंपोनेंट लेने हैं तो साथ में आई और जे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इनका हमें करना है सम। तो तीनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर दो आप, ठीक है। तो आई के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग से ऐड कर दो, जे वाले अलग से ऐड कर दो, के वाले अलग से ऐड कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4j -4k। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट स्लाइड है ये, तो ये भी 10.2 का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि फॉर गिवन वेक्टर्स a एंड b, 2 वेक्टर्स दिए हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। तो a + b की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले a दिया है, b दिया है, a + b फाइंड कर लो, इनको ऐड कर लो दोनों वेक्टर्स को, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, और फिर वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर हमारे पास है i + k, उसको अपने ही यूनिट वेक्टर से अपने ही मैग्नीट्यूड से हमने किया डिवाइड, तो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले वीडियोज़ इसी चैप्टर के जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।